मशहूर फैंटेसी मूवीज जिनकी दुनिया दीवानी है, कैरेक्टर्स जो सबका दिल जीत लेते हैं। जानते हैं उनके कई कॉस्ट्यूम्स कहाँ बनाए जा रहे हैं? दिल्ली एनसीआर में। मुझे पहली बार तब पता चला हम हैरी पॉटर के कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं जब मैं स्कूल में थी। ये बात मुझे तब पता चली जब हम एक दिन फैक्ट्री गए दिवाली पूजा के लिए। वहाँ मैंने एक सैंपल देखा। मैंने पूछा, पापा ये तो हैरी पॉटर का केप है, ये यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने कहा हम इसे बना रहे हैं। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं पता था। लेकिन आज जो कंपनी कॉस्ट्यूम्स बना रही है ना, उसकी शुरुआत हुई थी हथियार बनाने से। विंडलेस की शुरुआत मेरे दादाजी ने की थी। पहले हम भारत सरकार को तरह तरह के सामान सप्लाई करते थे और फिर हमें इंडियन आर्मी को खुखरी सप्लाई करने का ऑफर मिला। फिर 1990 में हमने अमेरिका के अटलांटा की एक कंपनी खरीदी। फिर हमने हैरी पॉटर, स्टार वॉर्स के लिए कॉस्ट्यूम बनाए और फिर हम आगे बढ़ते चले गए। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस उसी तरह विंडलेस ग्रुप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है और कॉस्ट्यूम्स की डिटेलिंग में कोई कसर नहीं छोड़ती। बात दरअसल ये है कि हम जो भी कपड़े बनाते हैं उन्हें बहुत ही परफेक्शन से बनाते हैं ताकि कोई कसर ना रहे। फॉर एग्जाम्पल जॉन स्नो, उनकी बात करें तो उनके केप पर फर और दूसरी तरह की चीजें लगी होती हैं, इसलिए हम बिल्कुल वैसा ही फर इस्तेमाल करते हैं जैसा हमें सैंपल में मिलता है। हम ज्यादातर इंडियन हैंडलूम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम उन पर कटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी हम फैब्रिक को कपड़ों के पैटर्न के हिसाब से पहले काट लेते हैं। कटिंग दरअसल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए तैयार किया जाता है। और फिर इनके ऊपर चलता है भारतीय कारीगरों के हाथों का जादू। ज्यादातर कपड़ों पर एक्सेसरीज लगाए जाते हैं जिन पर हाथ से एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, तो इसके लिए हमें काफी महिलाओं की जरूरत होती है, क्योंकि इस तरह से हमें जो कारीगरी और बारीकी मिलती है वही हम सारे कपड़ों पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। सभी बारीकियों का ध्यान रखते हुए जब भारतीय कारीगर अपना कमाल दिखाते हैं ना, तो तैयार होते हैं वो कॉस्ट्यूम्स जो हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स में जान डाल देते हैं। दरअसल महज इस परंपरा का हिस्सा बन पाना और कुछ ऐसा कर पाना जिसके साथ पहले से ही एक शानदार और दिलचस्प हिस्ट्री जुड़ी है, बहुत ही खास होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस सफर का हिस्सा बन पाई हूँ। तो अगली बार जब आप ये मशहूर शोज देखें तो याद रखिएगा, इनकी कॉस्ट्यूम्स कहाँ बनी थी। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। भारत एक ऐसा देश है जहां कई चीजों ने जन्म लिया और दुनिया भर में फैल गई। इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए एक म्यूजिशियन ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ग्लोबल म्यूजिक बनाने का ऐसा अनोखा तरीका ढूंढा है कि आप भी कहेंगे इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, सुर इनके इंडियन है लेकिन बोल फुल ऑन इंग्लिश है। संगीत की जो भाषा है वो सुरों की भाषा है, लेकिन आपको बहुत सारा संगीत सुनना चाहिए उसके लिए। अगर आप बहुत सारे लोगों के राग संगीत सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे राग का भी परिचय होने लगे। मेरा नाम किरण भास्कर फाटक है। 58 साल से मैं ये संगीत के फील्ड में हूँ और मैंने इंग्लिश में बंदिशें लिखी।
जब मैं 8 बरस का था तब से मेरा संगीत शिक्षण चालू हुआ। हमारे भारतीय संगीत में हजारों बंदिशें हैं जो अच्छी बनाई गई है। तो मैंने क्या सोचा, जो इंग्लिश भाषा है वो सारे जग में पहचानी जाती है और समझी जाती है। तो अगर हम ये बंदिशें इंग्लिश में बनाएंगे और गाएंगे तो सब जग में उसका प्रसार होगा और हमारा जो संगीत है वो वैश्विक संगीत कहने लायक होगा। No one is immortal and viable, oh gentleman be awakened. तो मेरे सब गुरुजनों ने ये मेरा जो साहस था उसको सराहा। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट होना ही चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा संगीत पूरे विश्व में उठेगा ऊपर। Oh gentleman be awakened, oh gentleman। निंदा करने वाले तो होते ही है, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। जो कला होती है ना, वो प्रवाहित होनी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट गो विद द फ्लो। कला जो होती है वो अंदर से बाहर आती है और शास्त्र जो होता है वो बाहर से अंदर आता है। पहले क्या किया कि जो बंदिशें थी, बहुत बहुत सुंदर बंदिशें, उसका ट्रांसलेशन किया। फिर मैंने खुद के शब्दों से बंदिशों का निर्माण किया और बहुत सारी बंदिशें बनाई और हमारे स्टूडेंट को सिखाई। ये जो मेरे पास संगीत सीखने को आता है, शास्त्रीय संगीत, उन्हें मैं रेगुलर बंदिशें भी सिखाता, वो इंग्लिश बंदिशें भी सिखाता। स्टूडेंट वैसे एक न्यू जर्सी में है, कैलिफोर्निया में है, ऐसे जगह जगह है। इंग्लिश बंदिशों के बारे में अगर जागरूक करना है लोगों को तो उन्हें सिखाना पड़ेगा और इस तरह ये इंग्लिश बंदिशें सब जग में प्रसारित होंगी। चलिए अब एंटरटेनमेंट की दुनिया से साइंस की दुनिया में चलते हैं। आपको पता है, प्राचीन भारत में एक महान फिलोसोफर थे, आचार्य खंडनाद कश्यप। कहते हैं उन्होंने 2500 साल पहले एटम यानी अणु के बारे में लिखा था और आज उन्हीं के देश में बनाया गया है दुनिया का सबसे छोटा माइक्रोस्कोप। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं, ये ब्लड सेल्स हैं। साइंस ने हमें चीजों को बारीकी से देखने के काबिल बनाया और ये सब जिस मैजिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया वो है माइक्रोस्कोप। इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को और भी नजदीक से देखने के लिए छोटा, किफायती और पावरफुल टूल है। कहते हैं पहला माइक्रोस्कोप 16वीं शताब्दी में बना। जैसे जैसे समय बदला, इसका डिजाइन और मैग्निफिकेशन भी बदला। आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स तकरीबन 5 करोड़ गुना तक मैग्नीफाई कर सकते हैं। लेकिन चुनौती बना माइक्रोस्कोप का बड़ा साइज और इसका सॉल्यूशन निकाला इंडिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक IIT हैदराबाद ने। यहां के रिसर्चर्स ने जो प्रोटोटाइप डेवलप किया उसे दुनिया का सबसे छोटा माइक्रोस्कोप माना जा रहा है। चलिए अब उनसे मिलते हैं जिन्होंने म्यूस्कोप की रिसर्च और डेवलपमेंट को लीड किया। मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन का कैमरा देख सकते हैं। ये हमारा माइक्रोस्कोप बस इतना ही बड़ा है। ये अभी संभव हो पाया है क्योंकि एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में जिसे माइक्रो LED डिस्प्ले कहते हैं। सबसे खास बात, म्यूस्कोप में एक भी लेंस नहीं है। देखिए ये कैसे काम करता है। म्यूस्कोप में 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, माइक्रो LEDs और इमेज सेंसर। सैंपल स्लाइड को सेंसर पर रखकर माइक्रो LEDs स्विच ऑन करी जाती हैं। ये माइक्रो LEDs लाइट सोर्स का काम करती हैं। इनकी मदद से सेंसर पर इमेज डेटा के फॉर्म में कैप्चर हो जाता है। फिर इस डेटा को प्रोसेस करते हैं और फाइनल इमेज मॉनिटर पर नजर आती है।
म्यूस्कोप एक मिली माइक्रोन डायमीटर तक इमेज कर सकता है। हमारे बाल 70 माइक्रोन के करीब होते हैं, ब्लड सेल्स 5 से 10 माइक्रोन। म्यूस्कोप उससे भी छोटा देख सकता है, 1 माइक्रोन या उससे कम। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हाइट लगभग 1.5 फुट होती है, लेकिन म्यूस्कोप की हाइट सिर्फ 4 mm है और वेट 10 ग्राम से भी कम। अब आप बोलेंगे जरूर महंगा होगा, पर जनाब म्यूस्कोप सिर्फ जेब में फिट होता है, उसे खाली नहीं करता। नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स एक्सपेंसिव होते हैं, ज्यादातर लेबोरेटरीज उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाती। इस माइक्रोस्कोप को बनाने हमारा उद्देश्य था कि हम माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम्स को बहुत छोटा करना चाहते हैं। माइक्रोफ्लूइडिक सिस्टम्स एक चिप्स के जैसी होते हैं, जिसमें आप एक ब्लड सैंपल डालते हैं और इसकी हर कोशिका जो आपकी ब्लड सैंपल में आप उसको देख सकते हैं। और इसके अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि आप अपने कई डिजीज़ेस के बारे में जान सकते हैं, आप डीएनए का एनालिसिस कर सकते हैं। यानी हर वो इंसान जो अपनी साइंटिफिक स्टडीज के लिए एक्सपेंसिव माइक्रोस्कोप्स अफोर्ड नहीं कर सकता, अब उसके पास होगा छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, द सोफिस्टिकेटेड एंड अमेजिंग म्यूस्कोप। एक ऐसा डिवाइस जो लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, डायग्नोस्टिक्स और मटेरियल साइंसेज जैसी कई फील्ड्स में इस्तेमाल हो सकता है। क्या बात है, छोटा, किफायती और असरदार। ऐसा प्रोडक्ट कौन बना सकता है? इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। दोस्तों, हिंदू धर्म में मंदिरों का महत्व हम सभी जानते हैं। आपको पता है कि भारत में 20 लाख से भी ज्यादा मंदिर हैं। तो चलिए, ऐसे मंदिर जो भगवान विष्णु के सबसे पहले स्वयंभू मंदिरों में से एक माना जाता है, यानी ऐसा वैष्णव मंदिर जो अपने आप प्रकट हुआ था। एक 156 एकड़ में फैला यह है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जहां पूजे जाते हैं विष्णु के अवतार भगवान रंगनाथ। तमिलनाडु के श्रीरंगम डिस्ट्रिक्ट में बना है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। आपको शायद विश्वास न हो, पर यह मंदिर वेटिकन सिटी से भी बड़ा है। जी हाँ, लगभग 110 एकड़ में बसा ये देश एरिया के मामले में रंगनाथ स्वामी मंदिर से छोटा है। और अगर आप भी मेरी तरह फिटनेस फ्रीक हैं, तो इस मंदिर के 10 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर्स में लगभग 13,000 स्टेप्स तो चल ही लेंगे, है ना? चलिए अब इस विशाल मंदिर के परिसर की ओर नजर घुमाते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में 7 कंसेंट्रिक एनक्लोजर्स हैं। आखिरी वाला तो 3 किलोमीटर लंबा है। अंदर के 5 एनक्लोजर्स में मंदिर है और बाहर वाले 2 में समझो एक छोटा सा शहर बसा हुआ है। भाई वाह, ये मंदिर तो बिल्कुल एक टाउनशिप जैसा है। अब देखिए मंदिर का एक और खूबसूरत आकर्षण, द्रविडियन स्टाइल में बने इसके गोपुरम। गोपुरम दक्षिण भारत में प्रवेश का द्वार रहता है और कुल मिलाकर यहाँ पर 21 गोपुरम की स्थापना करी। और ये है गोपुरम का राजा, राजा गोपुरम। 236 फीट ऊंचा ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेम्पल टावर है। पता है, ये इंडिया गेट से लगभग 100 फीट ऊंचा है। अच्छा, अब एक और मजेदार बात सुनिए। तो 1920 से लेके अभी मतलब कि 1987 तक नई बिल्डिंग्स वहां पर बनती गई हैं। इस मंदिर में जिस तरीके से नई बिल्डिंग्स की स्थापना हो रही है, आज तक कहीं नहीं देखा गया।
वैसे इस मंदिर में एक और बहुत ही खास बात है। इसके अलग अलग हिस्से विभिन्न साम्राज्यों के दौर में बनाए गए हैं। मंदिर की जो इमारत हम आज देख रहे हैं उसमें चोला, पांड्या, होयसाला और विजयनगर साम्राज्यों द्वारा किए गए अनेक बदलावों की झलक मिलती है। इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि आपको हर काल की कोई एक अलग बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी इसकी बाउंड्री के अंदर। लेकिन मंदिर की खूबियां यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ सैकड़ों मूर्तियां, नेचुरल डाई से बनी पेंटिंग्स और एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस हैं जो बीते वक्त में वापस ले जाते हैं। इस पर तो मतलब कि एक पीएचडी क्या अनेक पीएचडी लिखी जा सकती हैं, क्योंकि हर काल के आपको शिलालेख वहां पर मिलते हैं। वाकई श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का एक एक पत्थर भारत के इतिहास और कला का प्रतीक है। मुझे नहीं लगता ऐसा मंदिर कहीं और मिलेगा। It happens only in India. लगता है इंक खत्म हो गई। अरे सुनो, कोई हवा देना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, मैंने हवा ही कहा है। आप जानते हैं हवा में मौजूद पॉल्यूशन से इंक भी बनाई जा सकती है। जी हाँ, और इस काम को पॉसिबल किया है भारत के एक स्टार्टअप ने, जो